हेलो एवरीवन। कोर्स कोड 1007 यानी कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट लैब हम पढ़ रहे थे, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट हम देख चुके हैं। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसको देखते हैं कि लैब में जब आप आएंगे तो लैब में जाके आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है। सिलेबस में जो सेकंड एक्सपेरिमेंट दिया गया है वो है हमारा, यानी कि उसका एम क्या है, to determine diameter of a wire, a solid ball and thickness of cardboard using a screw gauge। यानी कि स्क्रू गेज की सहायता से हमें एक तार, एक सॉलिड बॉल और कार्डबोर्ड जो होता है यानी कि जो गत्ता होता है हमारा, उसकी थिकनेस यानी कि वायर और सॉलिड बॉल की तो व्यास और कार्डबोर्ड की थिकनेस हमें ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो हमें स्क्रू गेज चाहिए होगा जिसकी सहायता से हम ये व्यास ज्ञात करेंगे। एक हमें वायर चाहिए होगा जिसका हमें व्यास ज्ञात करना है। साथ ही हमें एक बॉल भी लेनी पड़ेगी, सॉलिड बॉल, सॉलिड यानी कि ठोस सॉलिड बॉल लेनी पड़ेगी जिसका व्यास ज्ञात करना है। और जिस कार्डबोर्ड की हमें मोटाई ज्ञात करनी है वो कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा। तो ये चार चीज़ें हमें सबसे पहले कलेक्ट करनी है। अब देखिए, स्क्रू गेज जो है वो दिखने में जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके बारे में ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो चैप्टर 1 में एक लेक्चर मैंने इस टॉपिक का लिया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे स्क्रू गेज क्या होता है, कौन सी चीज़ कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस किसी लेक्चर में बताई जा चुकी हैं। चैप्टर फर्स्ट में मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नाम से एक टॉपिक है जिसमें ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये मैंने एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ सिर्फ हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें हमारे काम आ रही हैं उनको एक बार फिर से देख लेंगे। उसके अलावा जो इसके बेसिक्स हैं यानी कि जो इसकी छोटी मोटी चीज़ें हैं या इसके बारे में जो पूरा वर्णन है वो सारा उस लेक्चर में किया गया है, तो आप एक बार उसे रेफर कर सकते हैं। ये जो स्क्रू गेज है, पहले वाले फिगर को देखिए, उसके अंदर जो आपको STUD स्टड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। स्टड क्या चीज़ है, ये जो बीच का गैप है, इस गैप के अंदर हम अपने उस वस्तु को रखेंगे जिसका हमें व्यास या मोटाई ज्ञात करनी है। साथ ही आपको मेन स्केल दिखाई दे रही होगी और सर्कुलर स्केल दिखाई दे रही होगी, और सबसे पीछे आपको रैचेट अरेंजमेंट नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दूसरे फिगर में अगर हम देखें तो एक उसमें यू फ्रेम दिखाई दे रहा है, ए और बी पॉइंट्स हैं स्टड वाले, एक लीनियर स्केल है LS लिखा हुआ है जिसे जिसे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर है उसमें मेन स्केल कहा गया है। तो या तो लीनियर स्केल कहा जाए या मेन स्केल कहा जाए, एक ही बात है। एक आपको CS दिखाई दे रहा है जो है आपका सर्कुलर स्केल, और R है रैचेट। ये हो गया हमारा स्क्रू गेज का मोटा मोटा सा ओवरव्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, एक स्टड, तो स्टड के बीच में हमें अपनी वस्तु रखनी है। दूसरा रैचेट, रैचेट की सहायता से जो स्टड के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके बीच में वस्तु को हम टाइट करते हैं। तो हमें ये स्क्रू गेज है ये बंद करते टाइम रैचेट से पकड़ के घुमाना है, और रैचेट से जब कट कट टाइप की आवाज़ आती है उस टाइम पर हमें इसे घुमाना बंद कर देना है। ये क्या काम आता है कि हम जो वस्तु इस स्टड के बीच में यानी कि पॉइंट A और B के बीच में रख रहे हैं उसके ऊपर आवश्यकता से ज़्यादा बल नहीं लगता, इसलिए रैचेट को बनाया जाता है। और दो और चीज़ें जो देखनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी है LS और CS, यानी कि लीनियर स्केल या फिर मैं कहूँ मेन स्केल, और दूसरी हो गई हमारी सर्कुलर स्केल यानी रेखीय पैमाना या मुख्य पैमाना और वृत्ताकार पैमाना।
ये 2 टाइप की जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं अभी। अब हम देखते हैं अगली चीज़ कि ज़ीरो एरर क्या है, या ज़ीरो एरर को नोट करते हैं। एक्चुअली ज़ीरो एरर को नोट करने की ज़रूरत क्या है, जैसा हमने पिछले प्रैक्टिकल में देखा था वर्नियर कैलिपर वाले में, सेम वही चीज़ है। ज़ीरो एरर में के कारण क्या होता है, अगर ज़ीरो एरर नहीं है एपरेटस में, इसका मतलब वो एपरेटस जो है वो इटसेल्फ कोई ना कोई रीडिंग दे रहा है, यानी कि बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी मान को नापे ही, बिना किसी वस्तु के ही वो उपकरण कुछ रीडिंग दे रहा है। या तो वो नेगेटिव में दे सकता है या पॉजिटिव में दे सकता है। यानी कि अगर हमने, होता क्या है एपरेटस में, अगर हमने कोई वस्तु नहीं लगाई है तो इसका मतलब उसके अंदर रीडिंग 0 आनी चाहिए। जब हम किसी चीज़ का मापन ही नहीं कर रहे हैं या मापन के लिए कोई वस्तु नहीं लगाई है हमने, तो रीडिंग 0 आनी चाहिए। ऐसे केस में अगर हम वस्तु को उपकरण में सेट करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हमें वो देता है। लेकिन अगर एपरेटस कैलिब्रेटेड नहीं है, यानी कि उसके जो ज़ीरो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो फिर क्या होता है उस केस में, हमारा एपरेटस बिना किसी वस्तु के यूज के ही कुछ ना कुछ रीडिंग अपने आप में देता रहता है। यानी कि या तो वो 0 से कम रीडिंग देता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू देगा जो हमारे एक्चुअल मान को कुछ कम बताएगा, या फिर वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा बिना किसी मेजरमेंट के ही। तो जब हम मेजरमेंट लेंगे तो उस केस में फिर वो ज़्यादा वैल्यू बताएगा। तो एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें पहले ज़ीरो एरर डिटेक्ट कर लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर कोई ज़ीरो एरर नहीं है स्क्रू गेज में, तो क्या होगा, आपका जो लीनियर स्केल का ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से बिल्कुल मैच करेगा। या फिर मैं कहूँ लीनियर स्केल की जो बीच वाली बिल्कुल लाइन है वो हमारे सर्कुलर स्केल के ज़ीरो वाली लाइन से मैच करेगी। अगर ऐसा हो रहा है, जैसा आपको फर्स्ट फिगर में दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में हमारा जो एपरेटस है वो कैलिब्रेटेड है और इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कि सेकंड फिगर को ध्यान से देखिए, आपका लीनियर स्केल यानी कि मेन स्केल जो है उसका ज़ीरो वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, और आप देखेंगे कि जो हमारा सर्कुलर स्केल है यानी कि वृत्ताकार पैमाना है, उसका ज़ीरो जो है वो उस मेन स्केल के ज़ीरो वाली लाइन से आगे बढ़ा हुआ है। आगे बढ़ा हुआ है मतलब ये जो इतनी रीडिंग है, दोनों ज़ीरो मिलने चाहिए थे लेकिन अभी मिल नहीं रहे हैं। तो ये ज़ीरो आगे बढ़ा होने का मतलब यहाँ पर कुछ एरर है, यानी कि हमारा उपकरण बिना किसी मापन के ही रीडिंग दे रहा है। ऐसे केस में हम इसे कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, यानी कि दोनों ज़ीरो आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो नो ज़ीरो एरर है, यानी कि कोई ज़ीरो एरर नहीं है, उसका मान 0 हो जाएगा। अगर लीनियर स्केल वाला जो ज़ीरो है उसकी लाइन से सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और थर्ड फिगर में क्या है देखिए, जो आपका मेन स्केल का ज़ीरो है उससे पीछे की साइड है आपका वृत्ताकार पैमाने का ज़ीरो। ऐसे केस को हम कह रहे हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो ये ज़ीरो एरर कितनी है ये हम यहाँ से देख लेंगे। ज़ीरो एरर क्या होगी, आपका जो ज़ीरो है वो कितनी लाइन आगे या पीछे है वो हम काउंट कर लेंगे। जैसे देखिए, बीच वाली जो फिगर है उसके अंदर ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है 95 वाली लाइन, ज़ीरो के साथ 95 वाली लाइन मिल रही है, और हमारा जो ज़ीरो है वो उससे आगे है। इसका मतलब यहाँ कितना अंतर आ रहा है, ज़ीरो कितना आगे चला गया, 5 लाइन आगे चला गया। 95 से लेकर ज़ीरो के बीच में 95 को मिलाते हुए 0 तक 5 लाइनें हो रही हैं। तो ये 5 लाइन हमारा एपरेटस ऑलरेडी आगे गया हुआ है। तो ऐसे केस में ज़ीरो एरर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि कितनी लाइन है हमारी, 5 लाइन, तो 5 इंटू इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कहाँ से आएगा वो हम अभी आगे देख लेंगे, पर यहाँ अभी बस हमें इतना समझना है कि ज़ीरो एरर क्या होगी,
सबसे पहले हम देख लेंगे कि दोनों जीरो आपस में मिल रहे हैं क्या। मिल रहे हैं तो फिर कोई जीरो एरर नहीं है, तो जीरो एरर का मान हो जाएगा 0। अगर नहीं मिल रहे तो हम देख लेंगे कि कितनी लाइन आगे या पीछे है। आगे या पीछे के हिसाब से हम उसमें माइनस या प्लस का साइन लगा देंगे, और जितनी लाइन आगे पीछे है वो देख लेते हैं। उन आगे उन लाइनों की संख्या को हम उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके जीरो एरर निकाल सकते हैं। अब देखिए ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण हमें क्या क्या लेने हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में देखा था, जो हमारा मेन लीनियर स्केल है या मेन स्केल है, उसके ऊपर सबसे छोटा डिवीजन यानी कि सबसे छोटा भाग जो है वो उसकी लंबाई क्या है। जैसे वर्नियर कैलिपर में कल हमारे पास थी 1 मिलीमीटर। अपने स्क्रू गेज में आप खुद देखिएगा कि सबसे छोटी इकाई जो है यानी कि मुख्य पैमाना जो आप ले रहे हैं स्क्रू गेज का, उसमें सबसे पहली लाइन जो है वो कितने मान को बताती है। 1 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, जो भी उसकी वैल्यू है, यानी कि जीरो के जस्ट आगे वाली जो लाइन है वो आपको कितनी रीडिंग दे रही है, वो हो गया उसका सबसे छोटा भाग, और उसका मान लिखना है आपको सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका वृत्ताकार पैमाना है उसका जीरो जहां भी है, नो जीरो एरर के साथ है तो लीनियर स्केल की लाइन से मिलता हुआ होगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर के साथ है तो कुछ आगे या पीछे होगा। तो जहां भी आपका जीरो है उसे वहां से घुमाना शुरू कीजिए और एक पूरा चक्कर लगाइए। उसके बाद दूसरा पूरा चक्कर लगाइए, उसके बाद तीसरा पूरा चक्कर लगाइए, और चौथा पूरा चक्कर लगाइए। ऐसे करते करते x चक्कर लगाने हैं आपको। x का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 या 5, जितना आप लेना चाहें। ये जो x चक्कर आपने लगाए, तो इन x चक्कर को लगाने के कारण आपका जो स्क्रू गेज है वो खुलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप ये चक्कर लगाते हैं वैसे वैसे ये स्क्रू गेज खुलना शुरू हो जाता है। स्क्रू गेज खुलने के कारण इसके जो लीनियर स्केल है या जिसे हम मुख्य पैमाना भी कहते हैं, जो मुख्य पैमाना है उस पर आपको विस्थापन मिलता है। विस्थापन मिलने का मतलब, पहले जैसे आपको सिर्फ जीरो वाली लाइन दिख रही थी, जब स्क्रू गेज पूरा बंद है तो आपको सिर्फ जीरो लिखा हुआ दिख रहा था। जैसे जैसे आपका स्क्रू गेज खुलता जाएगा वैसे वैसे आपको मेन स्केल पर आगे की रीडिंग भी मिलती जाएंगी। तो मैंने मान लिया कि जब मैंने एक्स चक्कर लगाए हैं उस समय आपके स्क्रू गेज के अंदर जो मेन स्केल का विस्थापन है वो है, मैंने मान लिया y। तो आपको अपने एपरेटस के वो ये सर्कुलर स्केल वाले जीरो को x पूरे चक्कर लगाने हैं, और उसके बाद कितना लीनियर विस्थापन हुआ उसके अंदर वो आपको y का मान यहाँ सेकेंड लाइन में लिखना है। अब अगली चीज आती है आपके पास पिच ऑफ द स्क्रू, या जिसे हिंदी में कहा जाता है चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल क्या होगा, जितना आपको ये ऊपर y मिला है और जितने आपने चक्कर लगाए हैं उन दोनों का जो अनुपात है वो पिच होता है। तो पिच क्या करेंगे हम, y का मान जो है वो उसको x के मान से डिवाइड कर देंगे, तो अब हमें पिच मिल जाती है। नेक्स्ट थिंग आपको देखनी है कि जो आपका सर्कुलर स्केल है, वृत्ताकार पैमाना है, उसमें कुल कितनी लाइनें खींची हुई हैं, या फिर ये कहा जाए कुल कितने भाग हैं। तो आप अपना स्क्रू गेज में जो वृत्ताकार पैमाना है उसमें देखिएगा, किसी स्क्रू गेज में 50 होते हैं, किसी में 100 भी होते हैं। तो आपको देखना है कि जो सर्कुलर स्केल है इस पर कुल कितनी लाइनें खींची हुई हैं या कुल कितने भाग हैं। वो मैंने मान लिया n है, तो n का मान आपको लिखना है चौथी लाइन में। अब हम निकालते हैं स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी कि पिच जो आपने तीसरी लाइन में निकाली है और उसे भाग देना है आपको वृत्ताकार पैमाने पर नंबर ऑफ डिवीजन से, यानी कि जो n का मान आपने फोर्थ लाइन में लिखा है उससे पिच को डिवाइड करना है। ये जो वैल्यू आएगी ये हो गई आपके स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कैसे निकला, हमने पिच निकाली और उसको
वृत्ताकार पैमाने में कितने भाग हैं उससे डिवाइड कर दिया। पिच कैसे निकाली? हमने जो वृत्ताकार पैमाने वाला जीरो है उसको x चक्कर लगवाए, जिसकी वजह से लीनियर स्केल पे मुझे y विस्थापन मिला और y अपॉन x का मान जो होगा वो पिच के बराबर होगा। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या किया? पिच को हमने ये जो n है इससे डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया हमारे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। अब ये जो लीस्ट काउंट है ये हमारे बहुत काम आएगा आगे, तो इसकी वैल्यू हमें हाईलाइट करके रखनी है कि लीस्ट काउंट हमने हमारे स्क्रू गेज का इतना आया है। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें तीन चीजें दी गई हैं, तार, सॉलिड बॉल और कार्डबोर्ड। इन तीन चीजों की हमें थिकनेस या डायमीटर निकालना है। तीनों को का व्यास या मोटाई निकालने का मेथड एक ही है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ वायर का बता रही हूँ आपको। सेम इसी तरीके से आपको बॉल का और कार्डबोर्ड का निकालना है। तो सबसे पहले हम वायर लेंगे और जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसके अनुसार हम ये जो पॉइंट ए और बी है उसके बीच में उस वायर को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, स्क्रू गेज को खोलेंगे, वायर को बिंदु ए और बी यानी कि जो हमारे स्टड पॉइंट्स थे उनके बीच में लगा देंगे और रेचेट की सहायता से स्क्रू गेज को वापस बंद कर देंगे। इस केस में स्क्रू गेज के अंदर आपको जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ विस्थापन मिलेगा, यानी कि जो मुख्य पैमाना है, मेन स्केल है या लीनियर स्केल है, उसके ऊपर भी देखो जीरो के आगे आपको कुछ लाइनें खिंची हुई दिखाई दे रही हैं। जब हमारा पूरा स्क्रू गेज बंद होता है तो जीरो और आपका वृत्ताकार पैमाना है ये मैच होते हैं, एकदम मिले हुए होते हैं। अब क्योंकि ये जो स्टड है इसके बीच में वायर आ गया, इसलिए स्क्रू गेज बिल्कुल पूरा बंद नहीं होता और कुछ हमें रेखीय विस्थापन मिलता है। अब हमें क्या करना है, जो टेबल बनी हुई है इस टाइप की एक टेबल बनानी है, यानी कि ऐसी सारणी बनानी है। इस सारणी के अंदर देखिए पहला कॉलम है आपका एसआई नंबर का, दूसरा है लीनियर स्केल की रीडिंग का। अब जो लीनियर स्केल की रीडिंग है उसके अंदर देखिए दो लाइनें, दो रो बनी हुई हैं जिसमें मैंने रेड कलर से 1 और 2 लिखा है, यानी कि एक केस में हमें दो रीडिंग लेनी है। 1 और 2 का मतलब आपको क्या करना है, 1 का मतलब आप अपनी इच्छा से ले लीजिए, जो वायर है वो आपको सीधा रखना है जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और 2 के अंदर आपको क्या करना है, उसको परपेंडिकुलर कर देना है, जैसे पहले जैसे था उसके 90 डिग्री के एंगल पे शिफ्ट कर देना है उसी पॉइंट पे। तो हमें क्या करना है, पहले हम वायर को एक जगह से स्क्रू गेज में एडजस्ट करेंगे, वहां की रीडिंग लेंगे, उसके बाद उस वायर को 90 डिग्री के कोण पर चेंज कर देंगे और उसकी रीडिंग लेंगे। फिर क्या करेंगे, स्क्रू ये जो वायर है इसका कोई दूसरा बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर इस वायर की डायमीटर की रीडिंग लेंगे। अब चौथी रीडिंग कैसे लेनी है, जहां जिस बिंदु की आपने अभी रीडिंग ली है उसके 90 डिग्री पर कर दीजिए इसको, यानी कि फिगर 2 के अनुसार। फिर क्या करेंगे, इस वायर का कोई तीसरा बिंदु लेंगे, वहां स्क्रू गेज को एडजस्ट करेंगे, उसे सीधा उसकी रीडिंग लेंगे, और तो वो रीडिंग आ जाएगी 1 वाली फिगर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो फिगर 2 के अकॉर्डिंग वायर हो जाएगा और फिर हम उसकी रीडिंग ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको 6 लाइनें मिलेंगी। एक बिंदु पर आपको दो तरीके से रीडिंग लेनी है, पहले वायर को सीधा रख के और फिर वायर को लिटाकर। ऐसे ही फिर कोई दूसरा बिंदु चूज करना है, वायर को सीधा रखना है और उसके बाद 90 डिग्री की रीडिंग लेनी है। फिर कोई तीसरा बिंदु चूज करना है, वायर को सीधा रखना है और उसकी रीडिंग लेनी है, और फिर उसको 90 डिग्री रोटेट करके उसकी रीडिंग लेनी है। इस तरीके से आपको 6 रीडिंग लेनी है, और कौन कौन सी 6 लेनी है ये आपको अभी बता दी गई है। अब हमें क्या देखना है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो देखनी है, ये जो 1 2 1 2 करके बताई है। तो जब आपने तार को इस स्क्रू गेज के बीच में एडजस्ट कर दिया, उसके बाद आपको दिख रहा है कि जो आपका लीनियर स्केल है या जो मेन स्केल है उसके ऊपर आपको कुछ विस्थापन मिल रहा है, जैसा कि आपको चित्र में
जो मैंने लाल सर्कल बना के नोट किया है वहां आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो लीनियर स्केल पर रीडिंग आ रही है इसे आप लिख लेंगे पहले कॉलम में, जहां मैंने रेड कलर से 1 2 लिखे हैं। ये रीडिंग आ जाएगी हमारी पहले कॉलम में, यानी कि जब ऐसे कंडीशन है तो हमारी पहली रीडिंग आ गई। फिर हम तार को रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, उस केस में रीडिंग लेंगे वो सेकेंड नंबर पे आ जाएगी। फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेते टाइम क्या करना है, अब हम पहले सिर्फ एक कंडीशन लेते हैं, जब हमने रोटेट नहीं किया 90 डिग्री से रोटेट नहीं किया है तो हमारा सीधा जैसा चित्र में दिख रहा है तार को स्क्रू केस में ऐसे ही लगा रखा है। इस केस में मेन स्केल की रीडिंग आप नोट कर लेंगे, यानी कि लीनियर स्केल पे जितना विस्थापन है वो कॉलम 1 में आ जाएगा। उसके बाद हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखेंगे। तो देखिए जो मेन स्केल है आपका या जो लीनियर स्केल है उस पर बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, 0 लिखा हुआ दिख रहा है तो उसके साथ आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही है, यानी कि खड़ी रेखाएं दिख रही हैं। उसी के साथ आपको लीनियर स्केल पर एक लेटी हुई रेखा भी दिख रही होगी। आपको ये देखना है कि ये जो लेटी हुई रेखा है ये वृत्ताकार पैमाने के कौन सी लाइन से मैच हो रही है। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस फिगर में 0 से ऊपर सेकंड नंबर की लाइन जो है वो इस लीनियर लाइन से सीधी मैच हो रही है। तो यानी कि ये जो 2 है ये हमें लिखना है सर्कुलर स्केल की रीडिंग में, यानी कि हमें क्या नोट करना है कि जो लीनियर स्केल वाली लाइन है, लीनियर स्केल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, वो वृत्ताकार पैमाने के कौन सी लाइन से मैच हो रही है। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, लीस्ट काउंट हमने पिछली स्लाइड में निकाला था, एन का मान हमने जस्ट अभी वृत्ताकार पैमाने वाला नोट किया है, तो n को LC से गुणा करके हम तीसरे कॉलम में लिख देंगे। टोटल रीडिंग क्या होगी, जो कॉलम फर्स्ट में लिखी हुई है वो प्लस कॉलम थर्ड वाली, ये हो गई हमारी टोटल रीडिंग। उसके बाद जैसा हमने वर्नियर कैलिपर में किया था करेक्टेड निकालना है हमें। तो अगर 0 एरर नहीं है तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जर्व्ड D0 आया है वही मान लिखना है। अगर कोई 0 एरर है यानी कि प्लस या माइनस के साथ है तो उसे जोड़कर या घटाकर यहाँ लिख देंगे। अब हम इस तार को 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे। उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, वही वृत्ताकार पैमाने में कौन से नंबर की लाइन इस लीनियर लाइन के साथ मैच हो रही है वो देखेंगे। उस n को LC से गुणा करके लिख देंगे, चौथे कॉलम में इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे और पांचवें कॉलम में 0 एरर के साथ एडजस्ट करके इसको लिख देंगे। अब इस तार को यहाँ से इस बिंदु से हटा के इस तार का कोई दूसरा बिंदु हमारे स्क्रू गेज में फिक्स करेंगे। सेम ऐसे ही रीडिंग लेनी है। उसके बाद इस तार को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, फिर ऐसे ही रीडिंग लेनी है। फिर इस तार को यहाँ से निकाल के और तीसरे बिंदु पर एडजस्ट करेंगे, वहां से ये वाली रीडिंग लेंगे। उसके बाद इसे 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, फिर से ये सारी रीडिंग लेंगे। ऐसे करके हमें 2 या 3 बिंदुओं की रीडिंग लेनी है। अगर मैं 3 बिंदुओं की रीडिंग लेती हूँ तो मुझे 6 मान मिलते हैं, D1A, D1B, D2A, D2B, D3A और D3B। इस तरीके से मुझे ये 6 मान अपने तार के व्यास के मिल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि 6 मान निकालने की क्या जरूरत है। तो क्या होता है, हमारा जो तार है जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक वो हो सकता है उसका व्यास एक जगह से कम हो दूसरी जगह से ज्यादा हो, या फिर बहुत बार मैनुअल एरर के कारण या मैनुअल प्रेशर के कारण भी तार कहीं से पिचक जाएगा और कहीं से अपनी ओरिजिनल स्टेट में रह जाएगा। तो हम इसलिए 5-6 जगह से रीडिंग ले लेते हैं ताकि उनका एवरेज निकाल कर हम माध्य मान के आसपास, एक्चुअल वैल्यू के आसपास वैल्यू निकाल सकें। अब हमें D1 से लेकर D3 तक 6 वैल्यूज मिली थी, D1A, D2A, D3A, D1B, D2B, D3B, इस तरीके से हमें 6 वैल्यूज मिली थी। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, D निकालते हैं यानी कि डायमीटर निकालते हैं और इन 6 वैल्यूज का एवरेज ले लेते हैं। यानी कि एवरेज लेने का मतलब
इन 6 वैल्यूज को जोड़ देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा इस तार का व्यास हो जाएगा। अगर आप मिलीमीटर में निकाल रहे हैं तो मिलीमीटर में छोड़ दीजिए, अगर आप सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो एवरेज वैल्यू हमने निकाल दी, ये हो गया हमारा डायमीटर d यानी कि व्यास d। फाइनल रिजल्ट में हमें क्या लिखना है, जो डायमीटर है, जो दिया गया तार है, उसका व्यास हमें जो भी आपके कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है वो मान लिख के बताना है कि हमें इतना सेंटीमीटर उसका व्यास हमें मिलता है। ये काम किया हमने वायर के लिए। यही सारी सेम प्रोसेस हमें सॉलिड बॉल के लिए भी करनी है। बिल्कुल वैसे ही स्क्रू गेज के अंदर बॉल को फिट करना है, एक टेबल बनानी है, उसमें मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, सर्कुलर पार्ट कौन सा है उसकी रीडिंग लेनी है, एलसी से गुणा करना है। जो भी प्रोसेस आपने अभी की, सेम वही सब चीज़ें आपको बॉल के लिए करनी है और वही सब चीज़ें आपको कार्डबोर्ड की थिकनेस के लिए करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल समझ में आया होगा कि कैसे करना है। लैब में जब आप एपरेटस हाथ में लेकर ये लेक्चर्स आप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।